नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पतंजलि योग पीठ का 29वां स्थापना दिवस और स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के साथ ही गुरुकुल के संस्थापक स्वामी दर्शानंद की जयंती के अवसर पर हरिद्वार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पतंजलि गुरुकुलम की आधारशिला रखी। साथ ही कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भगवान राम फिर से अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। आज चाहे काशी विश्वनाथ के भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो या फिर बद्रीनाथ का मास्टर प्लान, केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो, हर जगह काम हो रहा है। आज जिसका यहाँ पर शिलान्यास हुआ है गुरुकुलम, वह अपने आप में एक विशिष्ट शब्द है। और गुरुकुल में गुरु अपने छात्रों को कुलवाहक मानकर उन्हें तैयार करते हैं तथा शिक्षित कर उन्हें आदर्श मनुष्य बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। साथ ही उनके जीवन की आगे आने वाली तमाम चुनौतियों के लिए उनको हर प्रकार से तैयार करने का काम करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में पतंजलि गुरुकुलम रूपी गंगोत्री से निकले हुए छात्र जो भारतीय शिक्षा पद्धति है उसकी धर्म ध्वजा को संपूर्ण विश्व के अंदर चारों ओर फहराने का कार्य करेंगे। मेरा मानना है कि व्यक्ति के निर्माण से राष्ट्र निर्माण संभव है और पतंजलि गुरुकुलम का आज का ये शिलान्यास का शानदार समारोह इस मार्ग को, इस उद्देश्य को सार्थक करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार देश में पहली बार गुलामी की मानसिकता से देश को बाहर लाने का काम कर रही है। देश का परचम पूरी दुनिया के अंदर फैलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हो रहा है। आज परिणाम आप सबके सामने हैं और मैं कहूंगा कि कलयुग के 5000 वर्ष बीत गए और बीच में द्वापर भी आ गया। उससे पहले त्रेता था, तो त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग, जितने वर्ष हुए वहां भगवान राम पैदा हुए और पूरे उस समय के लोगों ने राम राज्य देखा, भगवान राम को देखा, अयोध्या को देखा। और हम सब के सामने भी वो सारे वर्ष हटा दिए जाए जो द्वापर के हैं और कलयुग के हैं जो 5000 वर्ष बीत गए हैं, तो ये इस अवसर का साक्षी होने का अवसर अगर किसी ने प्रदान किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। उनके नेतृत्व में 22 जनवरी को भगवान राम अपनी जन्मभूमि पर फिर से वहां पर उनकी स्थापना हो रही है, फिर से विराजमान हो रहे हैं और इसके साक्षी हम सब 22 जनवरी को बनेंगे। आज काशी में काशी का भव्य काशी और दिव्य काशी, बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बनना हो या जिस नगरी से हमारे आदरणीय मोहन यादव जी वहां से आए हैं, उज्जैन का महालोक हो या देवभूमि उत्तराखंड के अंदर बद्रीनाथ जी का पुनर्निर्माण हो, मास्टर प्लान हो या केदारनाथ जी का नवनिर्माण हो। हम सब जानते हैं 2013 की आपदा में पूरी तरह से वो परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था, या चार धाम ऑल वेदर जाने वाली सड़कें हो या ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो या केदारनाथ जी को जाने वाला रोपवे हो या हेमकुंड साहब जाने वाला रोपवे हो, उसको शिलान्यास का काम हो। और हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वो देश के पहले ऐसे स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 18,000 फुट की ऊंचाई पर जौलीकोंग में जाकर आदि कैलाश पार्वती कुंड के दर्शन करने का काम किया है। खबर देहरादून से है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राजधानी देहरादून में बेरोजगारों के समर्थन में उनके संघर्षों को बोल देने के लिए पैदल यात्रा की। साथ ही हजारों की संख्या में युवा कार्यकर्ताओं और बेरोजगारों के साथ पैदल मार्च करते हुए गांधी पार्क पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस दौरान युवा कार्यकर्ताओं और बेरोजगारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को रोजगार देने के दावे जो कर रही है वो खोखले दावे हैं, क्योंकि राज्य के भीतर जितनी भर्तियां निकली हैं उसमें ज्यादातर कांग्रेस सरकार के समय में निकाली गई थी और आज भी 100 में से 67 पद कांग्रेस सरकार के दिए हुए रोजगार के हैं। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं जो इस समय बेरोजगारों को लेकर सड़क पर चल रहे हैं। सर, आप लोग लगातार ये जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है और ये सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है, नाटक कर रही है रोजगार देने के नाम पर,
और खाली जुमलेबाजी कर रही है। सरकारी पद रिक्त पड़े हुए हैं और पिछले 6-7 साल से भर्तियों का नाटक कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। सीएम तो कह रहे हैं कि हमने पिछले 1 साल में जो रोजगार दिए 22 सालों में वो नहीं हुआ। हाँ, अब दिखाए ना धरती पे कहाँ है वो रोजगार। मैंने तो कल पूरी लिस्ट दी है जहाँ जहाँ इन्होंने नाटक किया है और उस नाटक का परिणाम देखा है जो है, तो कहाँ रोजगार हैं। 700 यूनिटें बंद हो गई हैं उद्योग, जिसमें सत्यम जैसे दूसरे उद्योग भी हैं जिनमें सैकड़ों लड़के काम कर रहे थे। और यहाँ आईडीपीएल, एचएमटी जैसे पब्लिक अंडरटेकिंग भी बंद कर दिए। और उधर जो है बीएचईएल के अंदर जहाँ बड़ी भर्तियां होनी थी और वहाँ 2016 में जितने कर्मचारी काम कर रहे थे, आज उसका 1/4 काम नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो ये दर्शाती हैं कि ये सरकार रोजगार विरोधी है, युवा विरोधी है, नौजवान विरोधी है। ये नाटक कर रही है, उत्तराखंड के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसलिए मैंने इतनी यथापूर्ण स्थिति के अंदर भी पदयात्रा करने का निर्णय लिया। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि युवाओं का जो संघर्ष है उस संघर्ष को जिंदा रखने का काम करें, क्योंकि सरकार ने जो वायदे किए थे उन वायदों की पोल खोल रहे हैं। क्योंकि ना तो रोजगार मिल पा रहा है, ना सरकार को वायदे पूरे हो पा रहे, जिस पर उन्होंने युवाओं के सपने को लेकर वोट दिया था। कैमरामैन अतुल के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 15 जनवरी को जनपद का दौरा प्रस्तावित है। सीएम जनपद भ्रमण के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जिला अधिकारी रीना जोशी ने जिला कार्यालय सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने आदेश दिया कि मुख्यमंत्री के भ्रमण की तैयारी के समय पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री जनपद भ्रमण कार्यक्रम में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, इसलिए सभी विभागीय अधिकारी सभी तरह की तैयारी रखें। अपने अपने विकास योजनाओं जिनके शिलान्यास और लोकार्पण किया जाना है उनकी सूची बना लें। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने जीएएमएस मंडल कैट विधानसभा में बीजेपी के द्वारा आयोजित दीवार लेखन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने अभियान के अंतर्गत जय भाजपा तय भाजपा का नारा दिया। कमल का फूल बनाकर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को दीवार लेखन के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर जुटने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार बीजेपी को समर्थन मिल रहा है, 400 से अधिक सीटें बीजेपी की हैं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। बात अगर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की जाए तो बीजेपी लगातार कार्यक्रम कर रही है। इसी के साथ ही बीजेपी ने दीवार लेखन अभियान शुरू किया है, जिसमें बीजेपी के द्वारा दीवार पर तीसरी बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार का संदेश लिखा जा रहा है। बीते 5 जनवरी से शुरू हुआ यह अभियान 14 जनवरी तक चलेगा। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अपने कैंप कार्यालय के पास दीवार लेखन अभियान के तहत संदेश लेखन का कार्यक्रम किया। पूरा मैं समझता हूँ संसार कमलमय हो रहा है और कमल का फूल जो है आपको पता है लक्ष्मी कमल के फूल पे बैठ के ही प्रकट होती है और हमारे लिए बहुत ही कमल का जो निशान है बहुत शुभ निशान है भारत के लिए, धार्मिक निशान भी है, शुभ निशान भी है। और निश्चित रूप में जो भारत के अंदर इस समय आप टूरिज़्म देख रहे हैं बढ़ने जा रहा है और ख़ासकर अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ बनेगा। निश्चित रूप में ये टर्न हो जाएगा, डोमेस्टिक जो है इंटरनेशनल में टर्न हो जाएगा। तो निश्चित रूप में वहाँ पर नॉर्थ साउथ कोरिया से और अनेक स्थानों से, इंडोनेशिया से, कंबोडिया से, क्योंकि राम का प्रभाव पूरे साउथ एशिया में रहा। अगर आप म्यांमार में जाएंगे तो वहाँ भी राम किंग करके और राम की कथा दिखाई जाती है। इसी प्रकार से आपके कंबोडिया में, इसी प्रकार से मलेशिया में, इंडोनेशिया में राम की चर्चा होती है और राम की कथा दिखाई जाती है।
साल 2024 में राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के रूप में होगी। इसके लिए खेल विभाग अपनी कमर कस चुका है। खेल मंत्री रेखा आर्य की माने तो जिन 5 जनपदों में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है, वहां अवस्थापना विकास के लगभग 95% कार्य पूरे हो चुके हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि अभी तक जिस प्रकार से गोवा या अन्य राज्यों में राष्ट्रीय खेल हुए हैं, उससे कहीं बेहतर शानदार खेलों का आयोजन उत्तराखंड राज्य कराएगा। देखिए 2024 जिसमें कि हम लोग कदम रख चुके हैं और जिसमें हम लोगों ने 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का मौका उत्तराखंड को मिला है। निश्चित रूप से इस राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर उत्तराखंड ने अपनी कमर कस ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में हाई पावर कमेटी का गठन हो चुका है और हाई पावर कमेटी राष्ट्रीय खेलों के निमित्त जो भी त्वरित निर्णय करने हो तो वो त्वरित निर्णय करने में सक्षम है। और मैं ये कह सकती हूँ कि संसाधन और व्यवस्थाओं के मद्देनजर खेल विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। मैंने पहले भी बताया है कि अवस्थापनाओं में लगभग 90 से 95% हमारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सचिवालय में उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण व प्रबंधन केंद्र की प्रगति की समीक्षा की है। मुख्य सचिव ने कहा है कि उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण और प्रबंधन को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जाएं, ताकि ये केंद्र उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश और विदेश में भी भूस्खलन न्यूनीकरण कार्य कर सके। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के सभी टाउनशिप की लाइट डिटेक्शन व रेजिंग तकनीक से मैपिंग कराई जाए, ताकि संवेदनशील शहरों की प्राथमिकता पर लिखे हुए पहले लिडार मैपिंग कराई जाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये कार्य बहुत अधिक है और कम समय में किया जाना है, इसलिए विश्व स्तरीय संस्थानों के साथ कोलैबोरेशन करते हुए विश्व स्तरीय तकनीक का उपयोग किया जाए। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि कार्यों को गुणवत्ता पूर्वक ध्यान रखते हुए विश्व की बेहतरीन तकनीक अपनाई जाए। बाईस जनवरी को होने वाली अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की सूचना देने के लिए अब बहादुराबाद में घर घर अक्षत निमंत्रण दिया गया है। निमंत्रण में पूजित अक्षत, प्रभु श्री राम का चित्र और पत्रक दिया गया। पत्रक को खास तौर पर छपवाया गया था, जिसमें इस बात की अपील की गई है कि लोग प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के दिन क्या करें, इस बात की भी जानकारी पत्रक में दी गई है। बांटे जाने वाले इस पत्रक में ये भी कहा गया है कि लोग 22 जनवरी को अपने घर के पास मंदिर में आयोजन करें, दीपावली जैसा उत्सव मनाएं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अयोध्या में बोलते हुए लोगों से 22 जनवरी को दीपक जलाकर दिवाली मनाने की अपील की थी। बता दें कि पूरे देश में अक्षत निमंत्रण बांटने की जिम्मेदारी संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता संभाल रहे हैं। इसको लेकर अलग अलग टोलियां तैयार की गई हैं। रामलला के मंदिर में पूजित अक्षत को अलग अलग राज्यों से उसके बाद अलग अलग जिलों में ले जाया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि के अंदर जो श्री रामलला प्रतीक्षित रामलला मंदिर का निर्माण हुआ है और श्री रामलीला वहाँ विराजमान हुए हैं, उसके निमंत्रण के लिए समस्त भारतवर्ष में यह एक अभियान चलाया गया है कि हम प्रत्येक घर में जाकर यह एक श्री राम का चित्र जो वहाँ मंदिर का निर्माण हुआ है और यह एक निमंत्रण पत्र और अयोध्या में पूजित अक्षतों के सहित जिनकी पूजा श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में पूजा हुई है विद्वान संतों के द्वारा, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा, उन समस्त अक्षतों को लेकर आज हम अब प्रत्येक घर में, प्रत्येक भारत के प्रत्येक घर में खबर देहरादून से है, जहां सुभाष रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में सशक्त महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में करीब हजारों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर महिला मोर्चा की नेत्रियों ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए महिलाओं को तैयार होने का आह्वान किया। इस सम्मेलन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सहित कई नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा कि आज महिलाएं 2014 के बाद आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से काफी सशक्त हुई हैं। साथ ही साथ महिलाओं का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में काफी बढ़ा है। यहाँ कई हजार महिलाएं हैं और आज सशक्त बहना सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है देहरादून में। और हम लोग इसलिए ये सम्मेलन यहाँ पर कर रहे हैं कि सभी बहनों को, मतलब मोदी जी के कार्यकाल में जिस तरह से 2014 के बाद महिलाएं सशक्त हुई हैं इस देश में और हमारे राज्य में भी, तो निश्चित तौर पर
एक सशक्त बहना सम्मेलन यहाँ पर हम लोगों के द्वारा किया गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने धामी सरकार के मंत्री सौरभ बहुगुणा पर गंभीर आरोप लगाया है। गरिमा का आरोप है कि लालकुआं में दुग्ध संघ सहकारी समिति की तरफ से बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है, जिसकी पुष्टि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की तरफ से अपनी जांच में की जा चुकी है। पिछले 3 महीने में विभागीय मंत्री की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर चोट करने की बात कहती है, लेकिन धरातल पर उसका कोई असर नहीं दिखता। और कितने लोगों को उन्होंने जेल की हवा खिलाई, ये सारी बातें उसमें कही गई थी। मैं सिर्फ और सिर्फ उनके मंत्रियों के विभाग में होने वाले भ्रष्टाचार यहाँ पर उजागर कर रही हूँ, एक के बाद एक। आज चौथे मंत्री की बारी है, और अगर बात करें तो 5वां मंत्री भी अछूता नहीं है। धन सिंह रावत जी के विभागों में भ्रष्टाचार के किस्से आप आए दिन सुनते हैं। प्रेमचंद अग्रवाल जी जहां विधानसभा बैकडोर नियुक्तियों को लेकर और सड़क पर मारपीट को लेकर चर्चा में आए, तो सुबोध उनियाल जी पेड़ों के बेतहाशा कटान को लेकर चर्चा में आए, चाहे वो पुरोला उत्तरकाशी के पेड़ हों या फिर चक्रौता के पेड़ हों। हजारों की संख्या में पेड़ काटे गए और गाज गिरी छोटे छोटे अधिकारियों पर। तीसरे मंत्री गणेश जोशी जी के विभाग में, उन्हीं की विधानसभा में, उन्हीं की नाक के नीचे और जिलाधिकारी की नाक के नीचे यहां किस तरह से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में पैसों की बंदरबांट हुई और भ्रष्टाचार हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ, मृत किसानों के नाम पर खातों में पैसे डाल दिए गए। ये सारी बातें मैंने आप सबके सामने रखी बीते दिनों। खबर रुड़की से है, जहां सटे पनियाला चंद्रापुर गांव के नगर पंचायत में शामिल होने के बाद भी जल भराव की समस्या से ग्रामीण परेशान है। लोगों को मजबूरन गंदे पानी से होकर निकलना पड़ता है। लोगों पर लगातार बीमारी का खतरा बना हुआ है, जिस पर ग्रामीणों ने रोष जताया है और नगर पंचायत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को भी पानी भरने और गंदे पानी में रहने की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। वहीं अब ग्रामीण अधिकारियों से समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की मांग कर रहे हैं। अगली खबर पौड़ी से है, जहां नगर पंचायत सतपुड़ी में नियमों को ताक पर रखकर टेंडर आवंटित करने का मामला सामने आया है। आईटीआई कार्यकर्ता संजय कुकरेती ने नगर पंचायत में सतपुड़ी पर यह गंभीर आरोप लगाया है कि आईटीआई कार्यकर्ता संजय कुकरेती ने बताया कि पिछले साल आईटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी कि नगर पंचायत सतपुड़ी में लगाए गए प्रवेश द्वार के टेंडर में किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाए। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि निविदा में जहां बताया गया था टेंडर खरीदने में केवल वही शामिल हो सकते हैं जो नगर पंचायत सतपुड़ी में रजिस्टर हो। जो यहाँ पर नगर पंचायत क्षेत्र में स्वागत गेट लगाए गए हैं, ये 2020-21 में तत्कालीन अधिशासी अधिकारी द्वारा अखबार में निविदा के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें कि 3 फर्मों के द्वारा यहाँ पर आवेदन किया गया था। टेंडर कमेटी के द्वारा यहाँ पर जो न्यूनतम दरों वाली जो फर्म थी उसका यहाँ पर चयन किया गया था। अगली खबर लक्सर से है, जहां जनहित दिव्यांग सेवा समिति के दिव्यांग कार्यकर्ताओं ने लक्सर के शिव चौक तिराहे पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया है। उन्होंने दिव्यांगों की मांगे पूरी करो, दिव्यांगों का अधिकार उन्हें भी मिले जैसे नारों के साथ रैली निकालते हुए तहसील मुख्यालय पहुंचे। उनका कहना है कि दिव्यांगों को प्रति माह 10,000 पेंशन मिलनी चाहिए, साथ ही उनको बिजली गैस फ्री होनी चाहिए। डिग्री के हिसाब से उन्हें नौकरी भी मिलनी चाहिए, साथ ही स्थानीय कंपनियों में भी उन्हें रोजगार दिया जाए। इसके अलावा कानून के अधिकार के तहत अधिकार दिए जाने की मांग की गई है। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा जाए। एसडीएम ने उनकी मांगों को शासन में भेजने का भरोसा दिया है। एक ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है जिसमें 5 मांगे इन्होंने रखी है। जैसे एक तो इनका मानदेय बढ़ना चाहिए और निःशुल्क बिजली इनको मिलनी चाहिए, और जो आवासीय पट्टे हैं या जो हमारे कृषि के पट्टे होते हैं वो उनको मिलने चाहिए। ये 4-5 मांगे हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित है, जो उसको हम अपने माध्यम से भिजवा देंगे। खबर लक्सर से है, जहां जयपुर रंजीतपुर जाकरपुर पंचायत के करीब 4,000 बीघा ग्राम समाज की कृषि भूमि पर जिस पर खड़े गन्ने की फसल को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है। हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधान महावीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है कि भूमि पर मौजूद गन्ने की फसल को लक्सर तहसील प्रशासन तुरंत कब्जे में लेकर फसल की नीलामी कराए। उपजिलाधिकारी गोपाल सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया है कि हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधान की याचिका पर भूमि की फसल को कब्जे में लेकर ग्राम समाज की भूमि को कब्जा मुक्त कराने के आदेश दिए हैं।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।